हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी के शेयर का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि क्या ये शेयर फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकता है। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। और अगर दोस्तों एंड तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज आपके लिए हर कंपनी का एनालिसिस लेकर आता हूं और आप एक भी कंपनी का एनालिसिस मिस नहीं कर पाए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी क्या काम करती है। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी जो काम करती है वो एक टेक्सटाइल कंपनी है, मतलब कपड़ों का धंधा है। मतलब टेक्सटाइल कंपनी, उसका मतलब क्या हो गया, कपड़ों का धंधा है, जिसके अंदर 5 डिविजन्स है। एक तो है कॉटन यान यानी सुई धागा हो गया एक तरीके से, मतलब रुई एक तरीके से। अपैरल फैब्रिक, होम टेक्सटाइल्स, गारमेंट एंड पॉलिस्टर यार्न, मतलब जो कपड़े होते हैं, जो आपको पता है आप है ना, सुई धागा होता है, सुई धागे के ऊपर वो रोल बना हुआ होता है, तो उसको भी ये बेचती है कंपनी। तो देखिए, मेन ये कपड़े का काम करती है, गारमेंट, अपैरल फैब्रिक, होम टेक्सटाइल्स, कॉटन यार्न एंड पॉलिस्टर यार्न। तो देखिए, इसका जो धंधा है इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये अकेली कंपनी नहीं है वो जो कि इन सब चीजों को मैन्युफैक्चर भी करती है और बेचती है। मार्केट में कई ज्यादा कंपटीशन है, तो वो इसको भी उसके थ्रू जाना पड़ता है। तो देखिए, हमने ये तो जान लिया कि कंपनी क्या काम करती है। अब हमको कंपनी के फंडामेंटल्स पर भी नजर डालना पड़ेगा। क्या कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़िया है? क्या हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो चलिए अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं कंपनी के पीई रेशियो की बात करूं तो कंपनी का पीई रेशियो निकल कर आता है 2.89, और यही अगर मैं सेक्टर का पीई अगर एवरेज वाइज देखा जाए तो 86.46 निकल कर आता है। तो देखिए, आपको सेक्टर के मुकाबले ये काफी सस्ता मिल रहा है, तो ये एक तरीके से एक अंडर वैल्यूड शेयर है। लेकिन अगर आप इसका पीबी रेशियो देखेंगे तो सेक्टर के मुकाबले तो क्या, ये तो माइनस में इसका पीबी रेशियो है, मतलब जो इसका पीबी रेशियो है वो नेगेटिव है। अब देखिए, जब पीबी रेशियो नेगेटिव होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी की लाइबिलिटीज है, मतलब जितनी कंपनी की उधारी है वो कंपनी के एसेट से भी ज्यादा है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये एक बहुत ही रिस्की बात है। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आलोक इंडस्ट्रीज की लाइबिलिटी ज्यादा है उसके एसेट से भी। अब अगर मैं कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं तो 10,724 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, मतलब एक तरीके से छोटा सा ये मिड कैप स्टॉक ये अभी है। अब आप ये देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड 2017 और 2018 में तो कंपनी ने इतना भयंकर घाटा किया। देखिए, 2017 में तो आप फिर भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए 2018 में 18,000 करोड़ का कंपनी का घाटा था। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के एक्सपेंसेस और कंपनी का कितनी उधारी होगी कंपनी की, जो कंपनी के एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हुए हैं और कंपनी के रेवेन्यूज भी सीधे 2017 के मुकाबले इतने कम हो गए। फिर उसके बाद 18 के बाद कंपनी ने 19 में बढ़िया परफॉर्म किया। 19 में कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो आप देख सकते हैं कि डबल हो गए और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में भी आ गई, मतलब कंपनी ने मुनाफा भी रिपोर्ट किया, तो एक तरीके से बढ़िया बात है। लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी की वही हालत होगी, कंपनी का जो रेवेन्यू था वो आधा हो गया यहाँ से। लेकिन यहाँ पर अगर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, लेकिन ये यहाँ पर आधा हो गया, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आधी नहीं हुई है। देखिए, कम जरूर हुई है लेकिन कम तो होगी क्योंकि कंपनी के रेवेन्यूज ही आधे हो गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड है वो बहुत ही रिस्की लग रहा है, मतलब कभी कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कभी कंपनी बेकार परफॉर्म कर रही है। तो मतलब एक तरीके से बहुत रिस्क यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी में कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है, कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है।
लेकिन इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इसको बहुत ही अट्रैक्टिव बना देता है, क्योंकि आप ये देखिए प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर 74.99% की इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आप देखिए अगर 100% में से 75% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है तो उनको पता है कि उनकी कंपनी में ग्रोथ है, आगे चल के कंपनी एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकती है, ऐसा प्रमोटर्स को लगता है। देखिए वो कंपनी को चलाते, अगर उनको पता है कि कंपनी में आगे जाके ग्रोथ है तो ये जो उन्होंने इतना स्टेक अपना रखा होगा, वो इतने पागल तो नहीं होंगे कि ऐसे ही अपना स्टेक रखेंगे। वो ओपन मार्केट में अपना स्टेक आराम से बेच सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि कंपनी में ग्रोथ है, आगे फ्यूचर में कंपनी का धंधा चलने वाला है। इसके अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं है, डीआईआई की होल्डिंग 0.74% है, मतलब नी के बराबर ही है, और एफआईआई की भी इसके अंदर नी के बराबर होल्डिंग है, सिर्फ 0.3% की होल्डिंग्स ही है। अगर प्रमोटर के पास किसी की होल्डिंग है तो वो है रिटेल इन्वेस्टर्स की, जिसकी यहाँ पे 23.95% की होल्डिंग्स है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि होल्डिंग्स प्रमोटर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड डीआईआई और एफआईआई का तो इसमें नी के बराबर होल्डिंग है, उसको आप ऐसे एक तरीके से इग्नोर भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी इन तीनों में से किसी ने भी इसके अंदर अभी भयंकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन अगर फ्यूचर में मतलब अगर 5-6 महीने बाद अगर इसके अंदर कोई भी 5-6% का स्टेक भी खरीदता है तो ये शेयर आपको आज जो इसका प्राइस है उसे डबल होता हुआ नजर आएगा। अब आप ये देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, आप अगर कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालेंगे तो आप ये देखिए पिछले साल के सितंबर में कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग 9.95% थी, और वो भी ये येलो लाइन दी हुई है। येलो लाइन मतलब कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी पूरी होल्डिंग को प्लेज कर रखा था। उसके बाद आप ये देखिए जून तक तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 हो गई, और उसके बाद अब आप ये देखिए सितंबर में सिर्फ 3 महीने के अंदर 75% का स्टेक कंपनी के प्रमोटर्स ने बढ़ा दिया। पहले तो 0 हो गया, मतलब कंपनी की सिचुएशन बहुत ही बेकार हो गई होगी तो उन्होंने अपना स्टेक बेचा होगा, लेकिन एकदम से 3 महीने के अंदर अगर 75% का जंप देखने को मिला है तो सीधी सी बात है कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 75% बढ़ी है, और 75% खासी ज्यादा होल्डिंग होती है। अब ये इस साल का क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस है, मार्च 2020 से लेके सितंबर 2020 तक का। अब आप ये देखिए टोटल इनकम मार्च 2020 जनवरी से लेके मार्च 2020 में कंपनी के टोटल इनकम या फिर रेवेन्यू 764 करोड़ था, वो एक तरीके से बहुत ही बढ़िया था। अब उसके बाद आपको पता है कि लॉकडाउन हो गया, तो सीधी सी बात है कि कोई भी बार सुई धागा लेना और अपने कोई गारमेंट लेने कोई भी उस समय गया नहीं था, तो उसकी वजह से कंपनी के धंधे को इफेक्ट पड़ गया, और यहाँ पे 373 करोड़ के ही कंपनी के टोटल रेवेन्यू निकल कर आए, और उसके बावजूद कंपनी के एक्सपेंसेस खासे ज़्यादा थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8835 करोड़ के कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस थे, जिसके चलते यहाँ पर कंपनी का जो लॉस है वो आप देख सकते हैं 9936 करोड़ का कंपनी को घाटा हुआ है एक क्वार्टर के अंदर। लेकिन जून से सितंबर 2020 में कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, और उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस भी बढ़ा है 822 करोड़। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो आप ये देखिए 56 करोड़ का कंपनी की टोटल इनकम में ग्रोथ देखने को मिला है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो भी 8% का ग्रोथ यहां पर आपको मार्च 2020 से कंपैरिजन में देखने को मिला है। अब अगर इसके बाद एक चीज आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो मुनाफा है वो भी एक तरीके से बढ़िया निकल कर आया है 4798 करोड़। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। देख रहे होंगे कि जो कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर्स है वो नेगेटिव है, और उसी की वजह से कंपनी का जो मुनाफा है वो इतना ज़्यादा निकल कर आ रहा है। देखिए जब जो एक्सपेंडिचर्स जब नेगेटिव होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने कोई एसेट खरीदे,
मतलब जो कंपनी ने यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, मतलब कंपनी के जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये वो नहीं है, कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसीलिए ये नेगेटिव में शो हो रहा है, क्योंकि इसके जो रिटर्न्स है वो कंपनी को फ्यूचर में मिलेंगे, मतलब एक साल में नहीं। जो कंपनी की जो मशीन वगैरह होंगी वो लगभग कंपनी 5-6 साल वापरेगी, तो कंपनी को उसका मुनाफा 5-6 साल में होगा, तो इसीलिए ये जो एक्सपेंडिचर्स है ये नेगेटिव है, तो इसको आप एक तरीके से इग्नोर भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखिए, भले 2018 से अगर आप 19 के में कंपैरिजन करेंगे तो आप ये देखिए 136 रुपीज कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव था और अब ये सीधा 15 रुपये हो गया, मतलब 151 रुपीज का कंपनी के अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ देखने को मिला। मतलब 18 से 19 में कंपनी ने एक तरीके से बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी अपने नॉर्मल परफॉर्मेंस पे आ गई। लेकिन यहाँ पर कंपनी घाटे में नहीं आई है, जब तक के लिए ये बहुत ही बढ़िया बात है अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो, लेकिन फिर भी 15 रुपये से सीधा 9 रुपये ये हो गया है, मतलब लगभग 40% की गिरावट यहाँ पर कंपनी के अर्निंग पर शेयर में देखने को मिली है। और इसका रीज़न यही है क्योंकि जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट से निकलता है, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगभग 40-45% ही गिरा है। अब आप ये देखिए कंपनी की बुक वैल्यू पर अगर आप नजर डालेंगे तो अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं, मतलब पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आप ये देखिए 2018 में 121 नेगेटिव था, मतलब अगर 121 नेगेटिव के बाद ये 106 हो गया, मतलब 15 रुपये कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई। मतलब धीरे धीरे कंपनी के जो एसेट्स हैं उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है। और इस बार तो आप देखिए ये 106 का सीधा 55.67 हो गया है, मतलब 51 रुपीज का कंपनी की बुक वैल्यू में ग्रोथ देखने को मिला है। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बढ़ गई है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से एक ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। ये कंपनी का जो बुरा दौर चल रहा था मेरे ख्याल से अब वो खत्म होने वाला है और अब अगली बार से कंपनी का एक अच्छा दौर चालू होने वाला है, क्योंकि अब ये एक दो मेरे को ऐसा लगता है कि मार्च 2021 के बाद में कंपनी की बुक वैल्यू थोड़ी सी मतलब 5-10 रुपये ही नेगेटिव रहेगी, जिस तरीके से कंपनी अभी परफॉर्म कर रही है। अब अगर मैं कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूंगा तो आप ये देखिए 241% नेगेटिव, फिर उसके बाद सीधा 3.5% ये हो गया, मतलब 3.3%। मतलब आप ग्रोथ देखिए, मतलब 238% का, भले ये नेगेटिव है लेकिन फिर भी इतना ग्रोथ देखने को मिला। और फिर इस बार आप देखिए 2.64, फिर से थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। डिक्लाइन नहीं, सॉरी, इसको तो आप ग्रोथ बोलिए, क्योंकि ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव में कम हो रहा है तो ये कंपनी के लिए बढ़िया बात है, ये एक बुरी बात नहीं है। और ये धीरे धीरे अगले मतलब जिस तरीके से कंपनी के ये रेशियो मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है ग्रॉस वाला, ये मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल में पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर उसके बाद आप ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज को देखेंगे तो आप ये भी देखिए 2018 से 19 में इसमें भी 232% का ग्रोथ देखने को मिला है। और उसके बाद फिर से कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज है वो 1% बढ़ा है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कंपनी के नजरिए से। अब अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो आप ये देखिए 2018 में ये 336% था, उसके बाद आप ये देखिए 61%, मतलब 396% का कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में ग्रोथ देखने को मिला है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और इसके पीछे का रीजन यही है, पहले कंपनी की लाइबिलिटीज खासी ज्यादा थी, अब धीरे धीरे कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को छुट्टा कर रही है। और उसके बाद अगर आप इस बार का देखेंगे तो 39.39% निकल कर आता है। वैसे 2019 के मुकाबले ये पुअर जरूर है, लेकिन फिर भी 22 मतलब अगर 39% भी है तो मतलब कंपनी ने 100 रुपये की सेल्स के ऊपर 39.39 रुपीज का मुनाफा कमाया है। ये भी इतना बुरा नहीं है, तो ये भी एक तरीके से बढ़िया बात है, क्योंकि कंपनी इतने बुरे दौर से गुजरने के बाद अगर इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 2018 में तो कंपनी बिल्कुल ही पुअर परफॉर्म कर रही थी, उसका डेटा ही अनअवेलेबल है, डेटा ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन 2019 में ये -14% था। देखिए वैसे तो मेरा पैरामीटर 20% है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए
14 से 10 हो गया, मतलब 4% कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा है। तो ये एक तरीके से बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए वैसे तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी के नेट प्रॉफिट से निकलता है, तो यहाँ पर एक तरीके से ये बढ़िया बात है। अब अगर मैं कंपनी के आरओसी की बात करूं तो देखिए कंपनी का आरओसी नेगेटिव है। अब नेगेटिव क्यों है? क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस की वजह से। आपको मैंने बताया था कि कंपनी के एक्सपेंसेस 2020 में खासे ज्यादा थे, तो उसी के चलते आरओसी कंपनी का नेगेटिव है। लेकिन आप ये देखिए 2018 में कंपनी का आरओसी बढ़िया था, लेकिन आरओसी को ऊपर आप इतना डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है, और मेन बात क्या है कि कंपनी की लाइबिलिटीज उस वक्त खासी ज्यादा थी, तो आरओसी तो उसका उतना आएगा ही आएगा। अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की मैं बात करूं तो आप ये देखिए 2018 में -99, फिर 11.52, मतलब 1110% का ग्रोथ कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट में देखने को मिला। लेकिन देखिए फिर से इसमें ऑल्दो गिरावट जरूर हुई है, लेकिन ये एक तरीके से मेरे ख्याल से बढ़िया बात है, क्योंकि अगर 7.31% भी एट दी एंड है तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि अगर आप इससे इसको कंपेयर करेंगे तो आप इसमें बहुत ही खुश होंगे। अब अगर आप कंपनी के करंट रेशियो को देखेंगे तो आप ये बोलेंगे कि कंपनी का करंट रेशियो बेकार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखिए 18 और 19 में कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन एकदम पुअर थी। वैसे करंट रेशियो आइडियल होता है 1, लेकिन मतलब आइडियल तो 2:1 होता है, लेकिन अगर 1 से ऊपर होता है तो कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो एक तरीके से बढ़िया होती है। तो यहाँ पर आप देखिए नी के बराबर कंपनी का करंट रेशियो था, फिर यहाँ पर आप देखिए 0.76, मतलब धीरे धीरे कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन भी बढ़िया हो रही है। तो आप इसमें भी बेझिझक, इसमें भी आपको थोड़ा डर नहीं लगेगा, और ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो। अब अगर इसके क्विक रेशियो की मैं बात करूं तो आप ये देखिए 18-19 में मतलब था ही नहीं, मतलब कंपनी के क्विक एसेट थे ही नहीं और करंट एसेट भी नहीं थे। लेकिन अब आप देखिए मतलब इस साल से कंपनी का कैश इनफ्लो बढ़ा है, कंपनी के अंदर कैश आने लगा है। ये साफ साफ कंपनी के करंट रेशियो और क्विक रेशियो दिखा रहे हैं। और देखिए हर बिजनेस के लिए कैश इनफ्लो बहुत जरूरी होता है। अगर कैश इनफ्लो बढ़ रहा है तो धीरे धीरे बिजनेस भी बढ़ेगा। अब आप ये देख के तो चौंक जाएंगे, और ये ही मेरे ख्याल से एक बहुत ही पुअर बात है आलोक इंडस्ट्रीज को लेके, और मेरे ख्याल से इसी की वजह से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना नहीं बनता है। अब देखिए इसका जो डेट टू इक्विटी है वो माइनस में। अब डेट टू इक्विटी माइनस में कब होता है? जब कंपनी का डेट इतना ज्यादा होता है जिसके सामने इक्विटी नी के बराबर होती है, मतलब इक्विटी होती ही नहीं है और कंपनी का डेट हद से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये कंपनी का डेट हद से ज्यादा है, तो इसीलिए यही एक रीजन है। भी एक बहुत रिस्की स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज, इज वेरी रिस्की स्टॉक। इसके अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डू और डाई के बेसिस पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब एट दी एंड अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर नजर डालेंगे तो 18 से 19 मिनट फिर भी ठीक है। उसके बाद आप देखिए -5.54, मतलब कंपनी इतना पैसा भी नहीं कमा पा रही है जितना उसको डेट पे करना है, उतना भी वो पैसा नहीं कमा पा रही है। तो आप देखिए अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न कैसे देगी वो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही रिस्की बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। कंपनी का डेट टू इक्विटी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बता रहा है कि कंपनी एक बहुत ही पुअर पोजीशन पर खड़ी है। 58.50 का इसका हाई है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये शेयर 21.25 पे क्लोज हुआ है। लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, 2019 में मतलब जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एक बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी इसकी हुई थी, और उसके बाद 2020 में गिर गई, तो वो तो यहाँ पर फैक्टर इन हो गई है। मतलब जितना कंपनी की अर्निंग गिरी है उसके हिसाब से कंपनी के शेयर का प्राइस तो गिर गया। लेकिन देखिए कंपनी अभी भी एक हाई डेट कंपनी है, कंपनी का डेट खासा ज्यादा है और कंपनी इतना मुनाफा भी नहीं कमा पा रही है। और जिस धंधे में कंपनी अभी काम करती है उसमें मेन बात यह कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको भी पता होगा कि ये कॉटन यार्न, पॉलिस्टर यार्न, ये हर तरीके से आपको इसकी बहुत सारी मतलब वैरायटी ऑफ कंपनीज आपको मिल जाएगी इन कंपनीज के प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो मेरे ख्याल से इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन खासा ज्यादा है, और मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज इसको बियर करना मुश्किल है।
देखिए अगर आप इसमें पैसा डालेंगे तो एक ही शर्त पे आप इसमें पैसा डालें, मतलब आप इसको लो, मतलब देखिए अगर आपने इसके अंदर 1000 रुपए डाल दिए तो मतलब आप इतना घाटा सहन भी कर सकते हो, उतना ही पैसा इसके अंदर आप डालो। मतलब अगर ये कंपनी का पुअर परफॉर्मेंस रह गया, मतलब आने वाले 3-4 साल में कंपनी ने पुअर परफॉर्मेंस किया तो आपके पैसे क्या होंगे, डूब जाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी में रिटर्न एक ही शर्त पे मिल सकता है, एक तो कंपनी का धंधा बढ़ना चाहिए, कंपनी को कोशिशें करनी पड़ेगी अपने धंधे को बढ़ाने के लिए। और अगर कंपनी को इसमें कामयाब हो जाती है और धीरे धीरे जो कंपनी का इतना हैवी डेट है वो भी अगर कम हो जाता है तो आपको इसमें रिटर्न मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से आप इसमें डू और डाई के लिए लगा सकते हो। मतलब अगर इसमें आपको कमाई हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो भी आपको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आपको इस आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी के अंदर उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितने का घाटा आप सहन कर सकते हो, उससे ज्यादा पैसा इसमें आपको नहीं लगाना चाहिए। मतलब अगर आप 10,000 रुपए डाल रहे हैं तो 10,000 का घाटा आप सहन कर सकते हैं तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि इसमें क्या कहते हैं कि 50-50 वाली बात है, मतलब ये 50% बढ़ भी सकता है इसका धंधा, 50% नहीं भी बढ़ सकता है। ठीक, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, मैं होप करता हूँ। तो अगर आपको आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी का एनालिसिस बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी का एनालिसिस बढ़िया लगा है। और अगर आपको मेरा चैनल और मेरा कंटेंट भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरी अगली वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।